नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से यहाँ इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है? फटाफट से यहाँ पर आंसर को कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 1643 किलोमीटर और म्यांमार 699 किलोमीटर। क्लियर? श्रीलंका की सीमा भारत से लगती है, लेकिन यह भारत से जलीय सीमा बनाती है। और श्रीलंका जो है भारत से किस संधि द्वारा अलग होती है? पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए, पाकिस्तान की सीमा कितना लगती है? 3323। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। चीन 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है 40-96 किलोमीटर और म्यांमार की सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यहाँ आंसर को फटाफट कीजिएगा दोस्तों। 25+ एमसीक्यू यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत कम समय में हम लोग यहाँ 25 प्रश्नों को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश रेखा को माना जाता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसके समानांतर भी अन्य रेखाएं खींची जाती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है और इनकी कुल संख्या कितनी है? 181 है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और भूमध्य रेखा और भारत के भूभाग के बीच कुल दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत के भूभाग का दक्षिणी छोर का अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट।
पृथ्वी के सबसे बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसे विषुववृत्त भी कहा जाता है। और यह भारत के दक्षिणी छोर से कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा कथन है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, आपको यहां पर आंसर करना है। ठीक है, कौन सा कथन यहां पर सही है दोस्तों? यहां पर तीनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 2 3। असम की सीमा किससे लगती है? भूटान और बांग्लादेश से लगती है, तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, मिजोरम की सीमा किससे लगती है? एक तरफ बांग्लादेश से लगती है और दूसरी तरफ म्यांमार से लगती है, तो यहाँ पर सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। और यह अंडमान के किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। क्लियर? 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं, तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, सैंडल पीक आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों, नॉर्थ अंडमान में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान की किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डंकन पैसेज की स्थिति कहां पर है, तो ये डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच आपको देखने को मिलता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार में। ठीक है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करती है और मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, क्या कहता है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज गुजरात में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में किस जिले में है? जूनागढ़ जिले में है। ठीक है, और यह गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के काफ़ी करीब है। गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, आंसर कीजिए फटाफट। छठा प्रश्न है, क्या कहता है दोस्तों? छठा प्रश्न क्या कहता है? जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा?
पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा दोस्तों? ठीक है, आपका दिया हुआ है जास्कर श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। दोस्तों सबसे पूर्व में आपको कौन सा श्रेणी देखने को मिलेगा? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगा। उसके बाद जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पीर पंजाल श्रेणी को देखने को मिलेगा। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। सबसे पूर्व में आपको कौन सा श्रेणी देखने को मिलता है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और फिर पीर पांजाल श्रेणी। इसके दक्षिण में धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं दोस्तों? हिमालय पार की नदियाँ निम्नलिखित में कौन कौन है? हिमालय पार की नदियाँ कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, सिंधु नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किन देशों से होकर बहती है? पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर बहती है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर में है। ठीक है, और सिन का बाब नामक जलधारा इसका स्रोत माना जाता है। ठीक है, इस नदी की लंबाई कितनी है? 3610 किलोमीटर है और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से यह गुजरती है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से होकर गुजरती है और फिर जाकर कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का ज़्यादातर भाग जो है पाकिस्तान में बहती है दोस्तों, और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए सतलज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से होती है और यह हरिके एक जगह का नाम है जहां से हरिके बांध निकाली गई है। हरिके में ब्यास नदी जो है सतलज नदी में मिलती है और बहावलपुर के निकट पश्चिम की ओर यह चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। कौन मिलती है? सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले से निकलती है। किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? दिहांग नाम है। ठीक है, जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम जमुना हो जाता है। दूसरी ओर से गंगा इसमें मिलती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? निम्नलिखित में नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, नदियों की लंबाई के अनुसार सही क्रम में आपको यहां पर सजाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं। कितने किलोमीटर की होती है? 2900 किलोमीटर की होती है। गंगा 2525 किलोमीटर। गोदावरी की बात कर लेते हैं, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कहता है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है और मात्र 16 किलोमीटर की दूर एक गांव पड़ता है राजपुर, राजपुर गांव में स्थित है। ठीक है। एक किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ए गंधक झरने के लिए प्रसिद्ध है, जो त्वचा की बीमारियों की इलाज के लिए काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से होता है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। क्लियर? और यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? क्यों गर्म रहती है दोस्तों? चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु से अधिक क्यों गर्म रहती है? ऑप्शन ए है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। बी चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। सी चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। और डी चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है, जबकि कोलकाता पड़ता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, जबकि कोलकाता विषुवत रेखा से दूरी पर है। ठीक है। चेन्नई का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 13 डिग्री 5 मिनट, जबकि कोलकाता का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 22 डिग्री 34 मिनट। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि चेन्नई जो है विषुवत रेखा के काफ़ी करीब है और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है काफ़ी अधिक देर तक पड़ती है, जिसके कारण यह गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा, और यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज आम्र वर्षा उड़ीसा के साथ सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारत में अप्रैल और मई माह में मानसून के पूर्व ही वर्षा हो जाती है, इसे ही आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और यह आम्र वर्षा जो है किन पवनों के मिलने से बनती है? गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से आम्र वर्षा बनती है, और यह ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व ही बरस जाती है। यह वर्षा केरल और पश्चिम के तटीय मैदानों भाग में होती है, जो आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, और इसी कारण इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। दोस्तों सारे फैक्ट समझ में आ गए ना? क्लियर हो गई ना सारी बातें? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? यूपी पीसीएस 1993, 2008, आरएएस 2010 का सवाल है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। क्लियर? या उत्तरी भारत में वर्षा एवं हिमपात के साथ आती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से नमी प्राप्त करती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से नमी प्राप्त करती है और इसके कारण शीत ऋतु में मानसून पूर्व वर्षा हो जाती है। यह उत्तर महाद्वीप में रबी फसल के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? क्या कहता है? भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज भूमध्य सागर में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर में होती है और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र शामिल होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। शीत ऋतु में यह उत्पन्न होता है और यह चक्रवात ईरान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांडजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। दोस्तों पांडजोल मिट्टी, इसे राख मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जैविक पदार्थों और चूना पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है, जबकि अम्ल इसमें काफी मात्रा में होती है और इस प्रकार की मिट्टी में कृषि उत्पादन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? लंबे शीतकाल और लघु ग्रीष्मकाल से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? कौन सी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल मानी जाती है। यहां पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारत की जो टोडा जनजाति है इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के ढलानों पर रहती है। क्वेश्चन नंबर 18। भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय की तराई में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। कहां पर मिलती है भोजपत्र? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज हिमालय की तराई में मिलता है। भोजपत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? वेटुला यूटिलिस और यह हिमालय क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। तराई क्षेत्र किसे कहा जाता है? तराई क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान में स्थित है और हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहा जाता है। यह क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भूमि कैसी होती है? भूमि नम होती है। इस क्षेत्र में घास के मैदान एवं वन अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है?
कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष का रासायनिक नाम क्या है? सेड्रस डेओडोरा। एक कैसा पेड़ है? शंकुधारी पेड़ है। इसके पत्ते लंबे और गोलाई लिए हुई होती है। इसकी लकड़ी कैसी होती है? मजबूत, हल्की और सुगंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चावल की किस्म है। IR20 और रत्ना किसकी किस्म है? धान यानी चावल की किस्में हैं। इनकी अन्य किस्में क्या क्या है? हमसा, जया, IR8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज छत्तीसगढ़ को। दोस्तों चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है। और भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार चाय उत्पादक राज्य कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद कर लीजिएगा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। क्लियर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोंग बांध से, उकाई बांध से। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज हरिके बांध से निकलती है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। और इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। क्लियर? यह नहर किन राज्यों को पानी की आपूर्ति करती है? पंजाब और राजस्थान को। पंजाब में इस नहर की लंबाई 169 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन कौन हैं? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और गुजरात, दैट इज आंध्र प्रदेश और गुजरात। दोस्तों तंबाकू की खेती जो है किस पर निर्भर करती है? वर्षा जल पर निर्भर करती है। और तंबाकू की खेती करने वाले कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, ये सभी राज्य जो है तंबाकू की खेती करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? सल्फर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज महाराष्ट्र। सल्फर या गंधक की बात कर लेते हैं तो आवर्त सारणी के उपवर्ग 6A का एक तत्व है। सल्फर की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सुलवरी से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? तांबे का शत्रु। क्लियर? इसका संकेत S, परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 होता है। ठीक है। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन सा हैं? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और हरियाणा। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पंजाब करता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार आंध्र प्रदेश प्रति हेक्टेयर 138 किलोग्राम, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल 127 केजी प्रति हेक्टेयर, पंजाब 184 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादित करते हैं। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस
और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और मेरी वीडियो रात को कितने बजे आती है? और रात को 8 बजे आती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।